गुड आफ्टरनून। अब इससे पहले वाले क्लास में हमने मेरे ख्याल से बायोट-सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस ख़त्म कर दी थी। उसमें हमने थोड़ी एनालॉजी भी लगा ली थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में और आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। अब नेक्स्ट जो बात करनी है वो है एम्पियर्स लॉ की। सो एम्पियर्स लॉ इज़ वेरी मच सिमिलर टू गॉस लॉ। गॉस लॉ आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो एम्पियर्स लॉ इज़ वेरी मच सिमिलर टू गॉस लॉ। यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जैसे गॉस लॉ है वैसे एम्पियर्स लॉ है, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका कूलम्ब्स लॉ है वैसे यहाँ पे आपका बायोट-सावर्ट लॉ है। ठीक है, कंपेयर कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि मान लो, हाँ एक बात मैं बता दूं कि एम्पियर्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन योर कंडक्टर्स आर हैविंग सिमेट्रिकल शेप, जैसे एक स्ट्रेट लाइन शेप है या एक सर्कुलर ऐसा शेप है। इन दैट केस ओनली एम्पियर्स लॉ कैन बी ईजीली अप्लाइड। अदरवाइज इफ़ कंडक्टर इज़ हैविंग कॉम्प्लेक्स या फिर अनसिमेट्रिकल शेप तो आपका जो एम्पियर्स लॉ है ये आप यूज़ नहीं कर सकते। मोस्टली हम यहाँ पे सिर्फ तीन ही स्टैंडर्ड शेप्स में देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, एक सोलेनॉइड देखेंगे और टोरॉइड देखेंगे। ये दो ही एप्लीकेशन है बेसिकली यहाँ पे, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। इसमें ही हम एम्पियर्स लॉ यूज़ करने वाले हैं। हाँ, और उसका प्रूफ देखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन भी देखने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। पहले देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्पियर्स लॉ। तो मान लो कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, इट इज़ कैरिंग करंट आई। नाउ गॉस लॉ में हमने देखा था हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ता है, एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन करना पड़ता था। तो यहाँ पर हमें एक एम्पियरन लूप कंसिडर करना पड़ेगा। सो जनरली इट इज़ सर्कुलर लूप फॉर straight wire. So if you have a straight wire then we are generally assuming circular loop. So ये loop है, it is not a wire। हाँ, ये जो सर्कल है it is not a wire। वायर आपकी ये है जो कि करंट I कैरी कर रही है। This is imaginary loop। ठीक है, ये ज़रूरी है, इसे याद रखना। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? तो अब ये जो कंडक्टर है सो इट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही रहेगा। सो व्हाट वी कैन राइट, एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स आई। यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल ओवर अ एम्पियरियन लूप। ये जो क्लोज इंटीग्रल है इट इज़ इंटीग्रल ओवर अ लूप। तो कौन सा लूप है ये है एम्पियरन लूप। तो ये जो एम्पियरियन लूप है, ओवर दिस लूप इफ वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी एल, देन दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स current enclosed by that loop। करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। तो कितना करंट एनक्लोज किया है इस लूप ने? इसने एनक्लोज किया है करंट आई। अब धीरे धीरे देखते हैं कि बी डी एल क्या है। सो हमें ये पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा ही रहेगा। तो मैं ये बोल सकता कि मैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं इट इज़ अलोंग द लूप। ठीक है, और dl यानी मान लो कि कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट इस एम्पियरन लूप का आप एज्यूम करो जिसकी लेंथ है dl, जिसकी लेंथ है dl। अब अगर मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है और dl भी ऐसा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो इन दिस केस आई कैन से b and dl they are parallel। if b and dl they are parallel, in that case अगर फॉर दिस केस, हाँ इन दिस केस ओनली बी एंड डी एल आर पैरेलल। कुछ ऐसे भी केसेस हम देखने वाले हैं आगे चल के सोलेनॉइड के केस में जहाँ पे बी डी एल पैरेलल नहीं है, पर इस केस में हम एज्यूम कर सकते हैं कि बी एंड डी एल आर पैरेलल, क्योंकि ये बहुत छोटी सेगमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं। तो फॉर दैट मच सेगमेंट बी एंड डी एल आर दे आर ऑलमोस्ट टेंजेंशियल, एंड इफ दे आर टेंजेंशियल दैट मीन दे आर पैरेलल। सो ये बी डी एल जो है ये सिंपली हो जाएगा बी इंटू डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये है आपका एम्पियर्स लॉ। मैं एम्पियर्स लॉ फिर से एक बार बता देता हूँ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी एंड डी एल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी एल ओवर अ
लाइन इंटीग्रल बोलना गलत रहेगा, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। तो कितना करंट एनक्लोज किया है, आई। सो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बी डी एल क्यों लिखा, बिकॉज इन दिस केस ओनली बी एंड डी एल दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, टेंजेंशियल है दोनों, क्योंकि ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा रहेगा और आपका एम्पियर एंड लूप भी ऐसा है, तो दोनों हम बोल सकते हैं हर एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। एंड हेंस यहाँ पे बी डी एल कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे जीरो है क्योंकि पैरेलल है, कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, और ये क्लोज लूप इंटीग्रल रहेगा। क्लोज लूप इंटीग्रल यानी आप यहाँ से शुरू करो और इंटीग्रेट करते जाओ और वापस यहाँ पे आ जाओ, तो इसे कहते हैं क्लोज लूप इंटीग्रल। हाँ जी, तो ये था आपका एम्पियर्स लॉ। कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल दी है। देखो, एक उन्होंने एक लॉ मेंशन किया जो अभी हमने देखा था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल, ऐसा एक रूल यहाँ पे बता है, कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल। अब वो क्या है वो देखते हैं। वो ये डिसाइड करता है कि जो हम करंट एज्यूम कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये कहाँ से पता चलेगा, बाय यूजिंग कर्ल्ड यानी ये ऐसा कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल, ये यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये रूल क्या है वो भी देख लेते हैं कि सपोज मैंने जो उन्होंने डायग्राम निकाली ना वही डायग्राम निकाल लेता हूँ। सो कैसी ये डायग्राम, ये ठीक है। सो ये मैं पहले ये मिटा देता हूँ, नहीं चलो यहाँ कर लेता हूँ। सो ये मेरा एम्पियर एंड लूप है, ये ऐसा, ये एम्पियर एंड लूप है और कुछ कंडक्टर्स यहाँ पे उन्होंने दिखाए हैं। ये दूसरा वाला कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है। अब ये क्रॉस, यहाँ पे दो क्रॉस दिखाई देते हैं, ठीक है, नहीं दो डॉट है और क्रॉस एक ही है। सो यहाँ पे दो डॉट है और एक क्रॉस है। अब दो डॉट है यानी यहाँ पे बेसिकली देयर आर 3 कंडक्टर्स, 3 कंडक्टर ऐसे हैं, एक कंडक्टर ये और ये, ऐसे 3 कंडक्टर्स है और ये अपना एम्पेरियन लूप है, ठीक है। राइट कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल क्या कहता है वो पहले बता देता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, देखो ये तीनों की वजह से, ये तीनों जो है ये तीनों कंडक्टर्स हैं, ये इस तरह से, और यानी मैं बोल सकता दे आर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और तीनों की वजह से कहीं ना कहीं ये जो एम्पियर एंड लूप है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा हर जगह पे। अब तीनों तीन है और तीनों सिमेट्रिकली रखे नहीं है हमने उस लूप में, सेंटर पे नहीं रखे, सिमेट्रिकल नहीं है, तो कुछ जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, कुछ जगह पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी रहेगी। सो दिस डायरेक्शन एंड योर डी एल, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डी एल, इनमें हर जगह पे कोई ना कोई तो एंगल रहेगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी एल, ठीक है। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये सिमेट्रिकली रखा है, कंडक्टर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट एम्पेरियन लूप, तो इसलिए सेंटर से जा रहा है तो हर जगह पे हम बोल सकते हैं कि बी की वैल्यू सेम है, और हर जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज़ पैरेलल टू डी एल। परंतु यहाँ पे तीनों कंडक्टर जो है वो सेंटर पे नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज होगी अलोंग दैट लूप। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम। अब यहाँ पे 3 करंट है, कौन सा है, एक है I1, दूसरा है I2 और तीसरा है I3। अब ये डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब है ये है कि बाण आपकी तरफ आ रहा है, यानी करंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, ये डॉट का मतलब है, ठीक है। और क्रॉस का मतलब ये है कि करंट जो है वो अंदर जा रहा है, तो दो कंडक्टर्स है I1 एंड I2, इनकी वजह से जो करंट है I1 I2 ये बाहर आ रहा है बोर्ड से, और I3 जो है वो करंट अंदर जा रहा है। तो I3 I1 I2 इनमें से कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है ये हमें पता लगाना है। इसको पता लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल। तो ये क्या है, तो उनका कहना ये है कि आपका राइट हैंड ऐसे रखो एंड आपकी डायरेक्शन जो है इंटीग्रेशन की, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, सी दिस इज नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे फ्लो नहीं हो रहा है, इट इज़ इमेजिनरी लूप, करंट ये ऐसे फ्लो नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने पहले क्लियर कर दी है, यहाँ पे ये दोनों से करंट ऐसे बाहर जा रहा है और करंट ये यहाँ से अंदर जा रहा है।
ये डायरेक्शन है इंटीग्रेशन की, क्योंकि हम इंटीग्रेशन बी डी एल ऐसे डी एल बनाते हैं तो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, यानी हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो द कर्ल्ड फिंगर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, देन द आउटस्ट्रेच थंब, ये मेरा थंब है ना, ये से बाहर आ रहा है, ये थंब बाहर आ रहा है, तो जो करंट इस थंब के डायरेक्शन में है, जो करंट इस थंब के डायरेक्शन में है, यानी I1 एंड I2 ये दोनों बाहर आ रहे हैं और मेरा यहाँ पे थंब भी बाहर आ रहा है, तो जो करंट थंब के डायरेक्शन में है वो करंट हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट थंब के अपोजिट डायरेक्शन में है वो करंट हम निगेटिव लेंगे। ऐसा उन्होंने यहाँ पे किया है, बाकी कुछ भी नहीं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कर्ल्ड फिंगर राइट हैंड रूल, कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल। तो ये मेरा पाम है और ये मैंने कर्ल कर दिया और ये ऐसे मैंने रख दिया यहाँ पे। अब ये फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ और वापस घूम के यहाँ पे आ जाऊँगा, क्योंकि ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, इसलिए ये फिंगर्स ऐसी मैंने रखी है। नाउ आउट स्ट्रेच थंब इंडिकेट्स द, यानी आउटस्ट्रेच थंब का काम क्या है ये मैं बता दूँ। दो करंट है यहाँ पे, current whose direction is in the direction of thumb, those currents are positive, and the current which is having direction opposite to thumb, that current is negative। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा म्यू जीरो टाइम कितना करंट इनक्लोज किया है, I1 I2 I3, उसमें से I1 और I2 ये पॉजिटिव है और I3 निगेटिव है। निगेटिव क्यों है, क्योंकि वो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में है। बस इतना ही यहाँ पे दिया है। आई होप ये क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बार हम डाउट सेशन में भी कर लेंगे इसको, बट अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज, उन्होंने ये जो एम्पियर्स लॉ है उसको थोड़ा प्रूव करने की कोशिश की है। हाँ जी, तो ये एम्पियर्स लॉ थोड़ा बहुत उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है यूजिंग दिस डायग्राम। ये डायग्राम कौन सी मैं बता दूँ आपको, 10.23 पेज नंबर है 246, यहाँ पे उन्होंने ये डायग्राम ड्रॉ की है और इसके ज़रिए वो दे आर ट्राइंग टू प्रूव एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ ये है कि इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल दोनों का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बी डी एल को ही देख लेते हैं। तो देखो करंट का ये कंडक्टर है, ये करंट कैरी कर रहा है, इसको हाथ में ले लो ऐसे राइट हैंड में, तो हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा। तो एम्पियर एंड लूप भी मैंने वैसा ही पकड़ा है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है और एम्पियर एंड लूप भी ऐसा है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये मैंने एक सेगमेंट यहाँ पे कंसिडर कर ली है। सेगमेंट है डी एल, ये यहाँ से यहाँ तक की जो सेगमेंट है वो मैंने कंसिडर कर ली है डी एल। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दैट सेगमेंट डी एल, क्योंकि दोनों ऐसे गोल गोल ही है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड और डी एल जो है वो हर जगह पे सेम रहेंगे। तो यहाँ पे पहला तो ये कि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये बी डॉट डी एल जो है वो हो जाएगा बी डी एल कॉस ऑफ ज़ीरो। सो ये हो जाएगा बी डी एल, क्योंकि कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ 1। नेक्स्ट ज़ीरो क्यों है ये मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। बी एंड डी एल दे आर पैरेलल एवरीवेयर, क्योंकि बी इज सिमेट्रिकल, कंडक्टर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दैट एम्पियरियन लूप, इसलिए B और DL जो है ये पैरेलल है। नेक्स्ट बात करते हैं DL। तो यहाँ देखो मैंने एक एंगल दिखाया डी थीटा, तो ये एक सेक्टर बन गया। सो फॉर दिस सेक्टर एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी है आपकी, आर्क लेंथ है आपकी DL और रेडियस है R। सो आई कैन राइट DL इज इक्वल टू आर डी थीटा, DL इज इक्वल टू आर डी थीटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ B और DL की जगह पे मैं आर डी थीटा ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। B मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दैट कंडक्टर, ये भी हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है बायोट-सावर्ट लॉ में। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका आया था B का, वो है म्यू ज़ीरो I अपॉन 2πr, ये हमने ऑलरेडी बायोट-सावर्ट लॉ में डिराइव किया। क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दैट कंडक्टर। सो वो हमने डिराइव कर लिया है, दैट इज म्यू ज़ीरो I अपॉन 2πr r d थीटा। सो
म्यू ज़ीरो आई 2πr, ये सब कॉन्स्टेंट आर आर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। सो यहाँ पे म्यू ज़ीरो आई एंड 2π, इनको हम बाहर ले लेंगे, म्यू ज़ीरो आई और 2π। सो आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा ओवर अ क्लोज लूप। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा ओवर अ क्लोज लूप का मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल वो कितना रहता है? 2π। सो दिस इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2π, और ये इंटीग्रेशन भी आ रहा है 2π, सो दैट इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। यानी क्या किया हमने प्रूव किया कि क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। तो ये है आपका एम्पियर्स लॉ, और ये आपको पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो 2 मार्क्स के लिए अगर आता है तो ये डायग्राम के साथ ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स मैंने ज़्यादा लिख दी है, बेटर है, ठीक है, अगर हम लिख देंगे तो डेरिवेशन देख सकते हो आप लोग। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, दैट इज़ टूवर्ड्स द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस एम्पियर्स लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ ये है टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है पहले देख लो। एक हम ये ऐसे एक रॉड ले लेते हैं और उसके ऊपर मैं ऐसे वायर ऐसे बांध देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये रॉड है और एक वायर में अगर इसके ऊपर बांध देता हूँ तो ये वायर ऐसे हम बांध देंगे। ऑफ कोर्स सोलेनॉइड के केस में ये वाइंडिंग जो है, ये टर्न्स जो है वो बहुत क्लोज रहते हैं, एक दूसरे को लग के ही रहते हैं। तो ये रहता है सोलेनॉइड, यानी इट इज़ अ स्ट्रेट रॉड विच इज़ वाउंड विथ अ वायर, और वायर में से करंट जा रहा है। अब ज़रा सोचो इसमें कि अगर मैं इसमें से करंट पास करता हूँ, सो डेफिनेटली देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो मान लो कि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके वापस से ये ऐसे, यानी करंट ऐसे पीछे जा रहा है, यहाँ से सामने आ रहा है और फिर से ऐसे पीछे जा रहा है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस? तो इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैं किसी भी कंडक्टर को ऐसे पकड़ूँ या ऐसे भी पकड़ूँ, तो थंब इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हर एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे अंदर जा रहा है, इसकी भी वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा रहेगा। सो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सोलेनॉइड के अंदर वो ऐसा रहेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहेंगी ना वो ऐसी रहेंगी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से बाहर आ रही है यानी ये नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ से अंदर जा रही है यानी ये साउथ हो जाएगा। ये इस तरह से रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं। तो एजम्पशंस कुछ ऐसे है कि वी आर एज्यूमिंग अ साइज ऑफ सोलेनॉइड सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल है, यानी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम है। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आते हो तो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। यानी आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी वीक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड ओनली। ये एक एजम्पशन है, यहाँ पे उन्होंने डिस्कस भी किया है, और मैग्नेटिक फील्ड्स का एक पैटर्न भी दिखा है, जो दिखा है फिगर 10.24 में। तो ये फिगर 10.24 भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसी की तरह है। इसी को दिमाग में रख के अभी वो डायग्राम आपको सोचनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो लेट अस सी वो डायग्राम क्या है। तो देखो अभी फिगर 10.24 क्या है, ये ऐसे कुछ दिखा है वहाँ पे, ये डॉट 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 है, ये कंडक्टर्स है, और ये कंडक्टर्स में से ये डॉट है जो है दैट मीन्स द करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस कंडक्टर्स। तो वो करंट ऐसे घूम के और यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, यानी वो कंडक्टर ऐसे जा रहा है और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो वो करंट जो है ऐसे रहेगा। अब मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन में अगर ऐसा कंडक्टर एज्यूम करता हूँ जो करंट भी ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ से बाहर आके ऐसे अंदर जा रहा है, सो आई कैन इमेजिन अ कंडक्टर इन माई राइट हैंड, और करंट ऐसा डाउनवर्ड है,
यानी यहाँ से बाहर आके ऐसे अंदर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ वो नीचे आ रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे रहेगा। इसकी वजह से भी यानी चारों कंडक्टर्स जो है बेसिकली दे आर फॉर्मिंग अ लूप, तो ये चारों में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम रहेगी, और इसीलिए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाया है वो ऐसे दिखाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऐसे। सो अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस साइड, सो दिस साइड एक्ट्स एज नॉर्थ एंड दिस साइड एक्ट्स एज साउथ, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिटर्न आ रही है। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने दिखा है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलमोस्ट पैरेलल है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ये सोलेनॉइड है, ये जो पोर्शन है ये सोलेनॉइड है, और इसके बाहर और ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, यानी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, या हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यही पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा, बट यहाँ पे मैंने वायर्स दिखाई है, मैंने वाइंडिंग दिखाई है, यहाँ पे उन्होंने वाइंडिंग दिखाई नहीं है, बस ये सेक्शंस दिखाए, क्रॉस सेक्शन दिखाए कंडक्टर के, जहाँ से हम पता कर सकते करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, और उस हिसाब से हमने डायरेक्शन भी एज्यूम कर ली बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। उसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ कर ली है। तो उन्होंने जो डायग्राम ड्रॉ कर ली है ना, वो बस इतने ही सेक्शन की ड्रॉ कर लिया। अब ये ऊपर का और नीचे का पार्ट उन्होंने नहीं दिखा, उन्होंने बस ये सेक्शन जो है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्ग है, वही सेक्शन दिखा है। तो वो सेक्शन की डायग्राम निकाल के हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। ओके, तो अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने एक सोलेनॉइड कंसिडर किया, मैंने पूरा सोलेनॉइड नहीं दिखाया। अब ये देख सकते हो, ये जो है ये वायर्स ऐसे जा रही है, एंड हेंस करंट की डायरेक्शन भी वैसी ही है। करंट इज कमिंग आउट एंड फ्रॉम हियर करंट इज गोइंग इनसाइड, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, और इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा रहेगा हर एक कंडक्टर की वजह से। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऐसा स्ट्रेट रहेगा। तो ये जो लाइन्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स है, और ये कंडक्टर्स है, जो कंडक्टर्स पूरे दिखाए नहीं है। अब बात करते हैं एम्पियरन लूप। तो हमने यहाँ पे एक एम्पियरन लूप कंसिडर किया, जैसे हम गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे, यहाँ पे हमने एम्पियरन लूप कंसिडर कर लिया है। तो ये है आपका एम्पियरन लूप ABCD। अब ये लूप सर्क्यूलर नहीं है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम कर लिया है, जिसकी लेंथ है L। नाउ कुछ सिम्बॉल्स, लेट N be the number of turns per unit length, N be the number of turns per unit length, I be the current through the conductor each wire, हर एक वायर में से जो करंट है वो है I। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ B dl is equal to μ0 times I, where I is the total current enclosed। अब यहाँ पे टोटल करंट एनक्लोज्ड कितना है ये भी देख लो। देखो, टोटल करंट एनक्लोज के लिए हमें पता है कि सारे के सारे कंडक्टर्स जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी करंट फॉर ईच कंडक्टर इज हैविंग सेम डायरेक्शन। सारे कंडक्टर्स की करंट की डायरेक्शन सेम है, इसकी वजह से हम सारे करंट को ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई भी वहाँ पे है नहीं जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सारे कंडक्टर्स में से, सारे टर्न्स में से करंट की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अब टोटल करंट एनक्लोज कितना है, तो अगर लेंथ L है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, सो टोटल करंट एनक्लोज्ड इज μ0 NL। Now what is NL? NL is total number of conductors which are enclosed by this loop. Total number of conductors which are enclosed by this loop. So NL into current through each conductor. So this is the total current enclosed. So μ0 NLI. ये है आपका right side of this Ampere's law। अब इसे हमने क्या किया है, ये जो इंटीग्रेशन है BDL, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ BDL
is divided into 4 parts. Integration of B dl from A to B plus integration of B dl from B to C plus integration of B dl from C to D and integration of B dl from D to A, and this is equal to क्या आ रहा है ये म्यू 0 n l I। अब हर एक इंटीग्रेशन को ज़रा देख लेते हैं। सो फॉर दिस इंटीग्रेशन A to B, तो A to B अगर हम देखते हैं तो ये जो सेगमेंट DL है, तो सेगमेंट DL एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हैं, and hence in this case we can write it is simply B dl cos of 0 is 1, so it is simply B dl plus BC and CD। तो BC and CD में ये जो DL है that is perpendicular to the magnetic field। BC और CD में नहीं, CD नहीं सॉरी, BC and DA, BC and DA यहाँ पे देखो तो अगर हम कोई सेगमेंट एम्पियर लूप की कंसिडर करते हैं, सो दिस सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे B dl cos थीटा, तो B dl cos 90, तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये केस ज़ीरो प्लस ये भी केस ज़ीरो हो रही है, इक्वल टू म्यू 0 n l I। अब देखते हैं यहाँ का हल क्या है। तो इन दिस केस B dl C to D, अब मैंने पहले ही कहा कि ये C D जो है पहले तो वो बाहर आ रहा है, सोलेनॉइड के बाहर जा रहा है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो बहुत कम है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही कम है। वी कैन निगलेक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड वी कैन अप्रोक्सीमेटली राइट इट इक्वल टू 0। तो ये भी यहाँ पे हम 0 कर रहे हैं, तो ये तीनों जो इंटीग्रेशन है ये 0 हो रहे हैं। तो अब देखो क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ B dl इज इक्वल टू म्यू 0 n l I। तो B, अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, तो ये जो B है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL म्यू 0 n l I। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ DL फ्रॉम A to B, इंटीग्रेशन ऑफ दिस DL फ्रॉम A to B यानी टोटल लेंथ हो जाती है। सो टोटल लेंथ आपकी कितनी आएगी फिर, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू L, क्योंकि टोटल लेंथ जो है फ्रॉम A to B इट इज L। सो ये इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ DL फ्रॉम, ये क्या पकड़ा है हमने, A to B। सो फ्रॉम A to B इंटीग्रेशन ऑफ DL इज टोटल लेंथ L, सो BL इज इक्वल टू म्यू 0 n l I एंड हेंस B is equal to mu 0 n I। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो वो कितना आ रहा है, म्यू 0 परमिएबिलिटी, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I करंट थ्रू सोलेनॉइड। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या, मैं वो जब शुरू करूँगा तब मैं बता दूंगा। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे बताने लायक। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि दिस, जैसे हमने देखा कि हमने सारी आइडियल कंडीशंस को कंसिडर किया है। आइडियल कंडीशन को कंसिडर किया है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड हमने 0 ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म ले लिया। दीज आर आइडियल कंडीशंस। प्रैक्टिकली थोड़ी कंडीशंस अलग रहती है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि दिस कैन बी अप्लाइड टू रियलिस्टिक सोलेनॉइड, यानी जो प्रैक्टिकल सोलेनॉइड है उसमें भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सो ये डेरिवेशन आपको आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा। इसमें ये क्लिक होना ज़रूरी है कि हमने इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और 3 पार्ट्स का इंटीग्रेशन 0 आता है। 0 क्यों आता है, इसका जस्टिफिकेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर मैं BC एंड DA की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो DL है और मैग्नेटिक फील्ड, देखो DL ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है, इसकी वजह से दोनों में जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री का है। B dl cos 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए ये इंटीग्रेशन एंड ये इंटीग्रेशन BC DA ये 0 आ रहा है। ये क्यों 0 है, C to D इसलिए 0 है क्योंकि ये सोलेनॉइड के बाहर जा रहा है। सोलेनॉइड के बाहर हम एज्यूम कर रहे हैं
कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है और इसलिए हम वहाँ पे B को ज़ीरो कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे B खुद ज़ीरो हो रहा है, सॉरी यहाँ पे B खुद ज़ीरो है, इसलिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन है या अदर BdL का जो इंटीग्रेशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा एंड हेंस इसको भी हमने ज़ीरो कर लिया। बट ये जो मैंने बोला ये आपके आंसर में लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ ये इतनी सारी स्टेप्स लिखोगे तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, और दूसरी एप्लीकेशन भी दी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे, और उसी के साथ ये चैप्टर की थियरी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन अ ग्रुप और इन डाउट सेशंस। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।